हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, RGSA BHU। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज 8वां सप्ताह का तीसरा लेक्चर आज जानेंगे प्रॉपर केयर ऑफ पेरीपार्चुएंट एनिमल्स, यानी प्रसवकालीन पशुओं की समुचित देखभाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिचय के साथ साथ इसमें हम लोग कवर करेंगे केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स, उसके बाद केयर ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द पार्चुरेशन एंड केयर ऑफ एनिमल्स आफ्टर पार्चुरेशन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेरी पार्चुरेंट पीरियड जो है वो किसको बोलते हैं। तो पेरी पार्चुरेंट जो पीरियड है, ये जो प्रसव होता है ना, बच्चे देने का जो समय होता है, उससे पहले प्रसव होने के समय और उसके बाद जो पीरियड होता है, इसी को पेरी पार्चुरेंट पीरियड बोलते हैं। मतलब प्रसव से पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद का समय जो होता है, इसी को पेरी पार्चुरेंट पीरियड बोलते हैं। ये जो पीरियड होता है, ये जो फेज होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी एनिमल्स के लिए, उनके लाइफ में बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि दिस पीरियड डिमांड्स द स्पेशल अटेंशंस। क्योंकि बच्चे दे रही हैं या बच्चे देने वाली हैं या बच्चे दे दी हैं, तो उस समय बहुत ही अटेंशंस की ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये रिलेटेड होता है हेल्थ से। हेल्थ मतलब दोनों के लिए, माँ और बच्चा दोनों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो हेल्थ उनका ठीक नहीं हो सकता है, फिर आगे चलकर प्रोडक्शन में या इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस समय जो है बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल करने की ज़रूरत होती है, ताकि लॉन्ग टर्म जो है उनका हेल्थ अच्छा हो। प्रोडक्टिविटी, उनसे मिलने वाले जो उत्पाद हैं हमारे, जैसे दूध हैं या मांस हैं या अंडा हैं, तो वो मिलने वाले उत्पाद हमारा बना रहे। और जब उत्पाद हमें मिलता रहेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट भी हमें उस फार्म से या उस पशुपालन से हमें होता रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल। प्रेग्नेंट एनिमल की देखभाल, या जो गर्भवती पशु होती हैं उनका देखभाल हम कैसे करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का देखभाल करना होता है, एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसका चारा और पानी का देखभाल कैसे करें, केयर ऑफ द फीड एंड वाटर। प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो फीटस का ग्रोथ होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जा कर के, जो लास्ट का 3 महीना अगर गाय है तो लास्ट का 3 महीने में जा कर के बहुत तेज़ी से होता है, और लास्ट का 2 और 1 महीना में तो और तेज़ी से होता है। तो जो शुरुआत की स्थिति है, शुरू का अगर हम आधा मान लें कि जेस्टेशन का या प्रेगनेंसी का शुरुआत का आधा समय जो है, उसमें बहुत ज़्यादा खाने का या अलग से एक्स्ट्रा राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मेंटेनेंस राशन दे रहे हैं उसी में उनका काम चल जाता है, क्योंकि फीटस का ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये मिड जेस्टेशन आधा हो गया है ना, अब बाकी का आधा समय जो बचा है, उसके बाद जो है ना फीटस का ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है, या लास्ट स्टेज जो एडवांस प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से होता है। तो उस समय इनको अलग से आहार या ज़्यादा आहार देने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उस समय जो है फीटस जो है या भ्रूण जो है वो बहुत तेज़ी से उसका ग्रोथ होता है, और उसके सपोर्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जितना मेंटेनेंस था वो तो माँ ले रही है, बच्चों के लिए कुछ अलग से दे नहीं रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा देंगे तभी वो बच्चों तक पहुँचेगा, उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। और किस लिए ज़रूरी होता है कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी थन या अडर जो है उसके डेवलपमेंट के लिए अगर अच्छे से आहार नहीं देंगे तो उनका थन जो है डेवलप नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर जब बच्चे देंगे तो दूध भी अच्छा नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा। और एडिक्वेट मिल्क, जो अभी हमने बताया कि उससे अगर अच्छा दूध लेना है, प्रोडक्शन अच्छा लेना है, तो आहार देना ही पड़ेगा, बिना आहार के कहाँ से प्रोडक्शन होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसीलिए जब ये एडवांस प्रेगनेंसी होती है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इनको एक्स्ट्रा जो है राशन की व्यवस्था करना चाहिए। अब ये क्या है कि जैसे हमने पहले भी बता चुके थे आपको, जब हम फीडिंग पढ़ा रहे थे, फीडिंग ऑफ द एनिमल, तो उसमें सभी का कितना होना चाहिए, किस किस स्टेज में कितना रिक्वायरमेंट है, कितना एक्स्ट्रा देना चाहिए, हमने बताया था। यहाँ पे समराइज हम कर दे रहे हैं। जैसे जेबू कैटल जो हमारा छोटी नस्ल की गाय होती है, जो इंडियन होती हैं, उनके लिए
इसमें 2.25 to 2.5 kg दे देते हैं। इसमें दोनों है, मेंटेनेंस प्लस एडिशनल। 1 to 1.25 kg क्या है, मेंटेनेंस है, उसके बाद जो है इसमें ऐड करके यहाँ पे दिखाया गया है एडिशनल। तो ये दोनों मिला करके टोटल राशन अगर इतना देते हैं तो सफिशियंट है उनको। उसी तरह से क्रॉस ब्रेड कैटल के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, बफेलो के लिए भी उतना ही होता है जितना क्रॉस ब्रेड कैटल के लिए होता है। हीफर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कैटल, क्योंकि हीफर्स जो होते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय क्या है कि उनका फुल ग्रोथ नहीं हुआ रहता है शरीर का, तो उनके अपने शरीर के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत है और साथ साथ बच्चा का जो ग्रोथ हो रहा है उनके गर्भ में उनके लिए भी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा राशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से सीप गोट में देखें तो 200-300 ग्राम हम बता चुके हैं, 100 में देखें तो 2.5 kg के आसपास ये ज़रूरत पड़ती है। पानी की व्यवस्था जो है एड लिबिटम जो हम लोग बोलते हैं, जितना पी सके उतना व्यवस्था उनको करनी है और पानी जो है साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ऐसा पानी देना चाहिए। गंदा पानी पिलाएंगे तो हो सकता है कि पशु बीमार पड़ जाए। नेक्स्ट है केयर फॉर सेपरेशन। सेपरेशन मतलब कि कुछ समय के बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है, गाभिन हो जाती है, तो उस समय क्या है कि जब एडवांस स्टेज आ जाता है तो पशु को अलग रखते हैं। तो आपको अलग इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा पशु जो है इन्फेक्टेड हो या किसी पशु को अवर्सन हुआ हो तो वहाँ से इन्फेक्शन लग जाए, या फिर प्रेगनेंसी में गिरने का, फिसलने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड में रहेंगी तो उनको दिक्कत हो सकता है। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि उस स्टेज में हम लोग उसको अलग रखते हैं, अलग बाड़ा बना दीजिए या अलग घर बना दीजिए, उसके लिए शेड बना दीजिए, वहाँ पे पशु को रखना चाहिए। इनको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए जो एनिमल का अवर्सन हुआ है या गर्भपात हुआ है। खास करके किसी फार्म में अगर ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी के कारण से गर्भपात हुआ है, ब्रुसेलोसिस एक ऐसा बीमारी है जो आपको देखने में कुछ नहीं, बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ वो गर्भपात करा देता है लास्ट स्टेज में जाके 6ठे से 9वें महीने के बीच में। तो ये अगर फार्म में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपके फार्म में अगर 100 पशु हैं तो 80-90, कभी कभी तो 100 पशु का भी अवर्सन हो सकता है, इतना तेज़ी से फैलता है और उस कंडीशन में आपका फार्म का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हमने इसके प्रिवेंशन के भी उपाय बताए हैं, जैसे बायोसिक्योरिटी जब हम पढ़ा रहे थे तो कैसे फार्म में इन्फेक्शन ना पहुँचे, तो उनका ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई पशु अगर मिल भी जाता है तो उसको तुरंत आइसोलेट करना है, आइसोलेशन के बाद उसके कांटेक्ट में किसी पशु को नहीं आना है, खास करके प्रेग्नेंट एनिमल को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका खास ध्यान रखना है। केयर फॉर एक्सरसाइज, आपको थोड़ा बहुत व्यायाम भी कराना है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पशु हेल्दी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब बच्चे देने का समय होता है तो उसमें एक्सरसाइज अगर अच्छा की हुई है एनिमल तो अच्छे से बच्चे दे पाएगी, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। केयर फॉर स्पेस, हमने स्पेस रिक्वायरमेंट, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट सभी पशुओं के बारे में हमने बताया है और हर स्टेज के बारे में बताया है। तो उनको जब अलग रख रहे हैं किसी जगह पे तो उस समय उनके जो फ्लोर स्पेस का रिक्वायरमेंट है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उनको सफिशिएंट स्पेस चाहिए, क्योंकि वो अगर सफिशिएंट स्पेस उठने बैठने और घूमने के लिए नहीं रहेगा तो उनको अनकम्फर्टेबल फील होगा और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चोट लगने का आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं उनको चोट ना लगे, तो इसका भी खास ध्यान रखना है। तो चोट कब कब लग सकती है? फाइटिंग, जब दो पशु आपस में लड़ रहे हैं तो आप उनको अलग रखिए तो लड़ेंगे ही नहीं। अगर लड़ेंगे, ग्रुप में रहेगा तो चांसेस होता है कि वो आपस में खाने के समय लड़ें या किसी और चीज़ के समय लड़ें। कि आपका फर्श जो स्लिपरी जब हो जाता है उस समय आपको ध्यान रखना कि आपका फर्श जो है स्लिपरी ना हो, फिसले नहीं। तो हमने कंस्ट्रक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, तो फिसलने का ध्यान रखना है। क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा एक साथ एनिमल का क्राउडिंग नहीं हो। जैसे आप किसी शेड में रख रहे हैं तो शेड में अंदर ले जाते समय एक गेट अगर छोटा है तो सारे पशु चाहें कि एक ही साथ हम अंदर जाएं, तो उस समय उनको फिसल करके गिरने का चांसेस होता है। अगर वो गिर जाती हैं तो अवर्सन भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर डिसलोकेशन, एक बोन का जो जॉइंट होता है वहाँ से डिसलोकेट कर जाए। तो इसका ध्यान रखना है इस तरह से ना कि इसको हम ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखना है, कोई एनिमल अगर हीट में है तो हीट में हमने पढ़ाया था सिम्टम्स की वो एक दूसरे को प्रमाउंट करती हैं, तो उन एनिमल से भी बचा कर रखना है। ये चेज, कोई जैसे डॉग है ना, या कोई अदर एनिमल्स है उसको चेज ना करे, तो वो उसको दौड़ाए नहीं। जैसे कुत्ते वगैरह हैं तो वो दौड़ा सकते हैं, तो उसमें गिरने का डर होता है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
एडिक्वेट ड्राई पीरियड का भी ध्यान रखना है कि जब वो दूध दे रही है, खास करके हाई इल्डर्स होते हैं तो वो लगातार वो 10-12 महीने तक दूध देते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट का जो 2 महीना है उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना है, उसमें गाय को आपको ड्राई बना करके रखना है ताकि उनके थन का डेवलपमेंट अच्छा हो सके, फिटस का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। तो लास्ट का 2 महीना जो है बच्चे देने से पहले उनको उनसे दूध नहीं निकालना है और ड्राइंग करना है, मतलब उनको सुखा करके रखना है। इनके भी कई तरीके हैं सुखाने का, तो ऐसा मेंटेन करके रखना है। नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कभी कभी क्या आती है कि जब आप ड्राई करते हैं, मिल्किंग नहीं करते हैं, तो कुछ दूध अगर थन के अंदर है तो कई बार क्या है कि मिल्क का जो प्रोटीन है वो ऑब्जर्व हो जाता है और उसके ऑब्जर्वेशन के कारण से कभी कभी अर्टिकेरिया होता है। आप देखेंगे इचिंग होगा, थक्का जैसा थोड़ा सा स्किन में बन जाता है और वो काफ़ी इचिंग जैसा होता है। तो उसके कारण से अर्टिकेरिया एक नामक की बीमारी होती है, वो संभवतः हो सकता है, खास करके जर्सी गाय में इस तरह का होता है। तो इसका ध्यान रखना है, इसे हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। आप किसी पशु चिकित्सक से आप संपर्क करके इनका इलाज भी करा सकते हैं, वो आपको बेहतर उपाय बता देंगे उस समय। फिर केयर ऑफ द स्वेलन जो अडर होता है या एडिमेटस अडर या थन जिसको बोलते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। ये स्वेलिंग आम बात है, ये होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनका थन बहुत बड़ा हो जाता है, उसके कारण से कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है आपको कि जब एक्सेसिव थन का इन्लार्जमेंट हो गया है, एडिमा हो गया है, तो उस कंडीशन में आप उसको मसाज के जरिए उसका थोड़ा सूजन कम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मिल्किंग, बार बार उसका दूध निकाल करके वो कर सकते हैं। डायबिटिक्स एक ग्रुप होता है ड्रग का, वो दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर से संपर्क करके ही देना चाहिए। लेकिन क्या है कि मिल्किंग फ्रीक्वेंट तो यहाँ एडवाइज कई लोग करते हैं, लेकिन कई लोग का मानना होता है कि बच्चे देने से पहले मिल्किंग नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल है। साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट और फार्मर टू फार्मर ये वेरी करता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर करें तो भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। सस्पेंसरीज आता है या सपोर्ट सिस्टम आता है, उसको अगर आप लगा दें तो उससे भी थन का क्या है कि थोड़ा सा आराम मिलता है। उस सिस्टम को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सस्पेंसरी लगा हुआ है, थन को थोड़ा सा बांध करके रखे हुए हैं, तो इस तरह का सिस्टम हम लोग अपना सकते हैं। केयर फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आप जो प्रेग्नेंट एनिमल है उससे 1 से 2 महीने पहले जो है उसमें वैक्सीनेशन टीकाकरण भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके ही कौन सा वैक्सीन लगाना है उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी सेफ होना चाहिए, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए उसका। जैसे किल्ड वैक्सीन जो आता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वैक्सीन का कई तरह के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जो प्रेगनेंसी में सेफ है उसी वैक्सीन का हम इस्तेमाल प्रेग्नेंट एनिमल में कर सकते हैं, अन्यथा उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो उस समय क्या होगा कि जो एंटीबॉडी बनेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स बनेंगे, वो मिल्क में आएंगे या कोलेस्ट्रम में आएंगे और वहाँ से सिर्फ बच्चों तक पहुँचेंगे, तो उनको बच्चों को रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे सीप एंड गोट में इंटेरोटॉक्सिमिया बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इंटेरोटॉक्सिमिया कारण से कई तरह की बीमारी होती है, कई बार तो अचानक भेड़ या बकरी गिरती हैं और मर जाती हैं, तो या टिटेनस हो गया, तो इनके लिए भी हम लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं लास्ट स्टेज में। साव में भी क्लोस्ट्रीडियम और ई कोलाई का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब वो इंडेमिक है, जिस एरिया में पार्टिकुलर एरिया में वो इस तरह की बीमारी अगर या इन्फेक्शंस मिल रहा है वहाँ पे आप कर सकते हैं। सभी जगह करने की ये ज़रूरत नहीं होती है। डिवर्मिंग भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, जैसे हमने डिवर्मिंग में भी पढ़ाया था कि उसको तो गोबर को चेक करके ही करना चाहिए आजकल, है ना, ऐसे सभी जानवरों को नहीं करना चाहिए। तो अगर ज़रूरत है तो इसका भी डिवर्मिंग हम लोग प्रेगनेंसी से पहले, बच्चे देने से पहले इसको कर सकते हैं। अदर केयर्स भी कुछ है, जैसे सीप एंड गोट में क्लिपिंग अराउंड द अडर हेयर्स जो होते हैं अडर के चारों तरफ, वहाँ पे अगर उसके हेयर्स को रिमूव कर दें, क्लिप कर दें, टेल के हेयर्स को रिमूव कर दें, पेरिनियल एरिया के, तो वो क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन को, आपको कंटामिनेशन या बीमारी फैलने से रोकेगा, जेनेटल ट्रैक्ट में जाएगा नहीं। और बच्चे अगर दूध पी रहे हैं तो अगर बहुत बड़े बड़े बाल होंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन फैल जाए वहाँ पर, उसमें माइक्रोब्स हों, तो वो हाइजेनिक नर्सिंग भी बच्चे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है,
सीयरिंग इन द सीप, मतलब उसके जो ऊन हैं वो उसको आप सीप से निकाल देते हैं जो लास्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन, तो क्या होता है कि फीड इंटेक थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब ज़्यादा खाएंगे तो पशु भी स्वस्थ रहेंगे, उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तो ये सब करना चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, पार्चुरेशन के समय जब बच्चे दे रही होती हैं उस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि शिफ्टिंग जो है वो किसी अलग एरिया में, अब तो यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे देने वाला जो पेन होता है या साव के केस में क्रिएट कर लें तो वहाँ पे उसको रखना है। तो वो जो जगह है उसको सबसे पहले क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, वेल बेडेड होना चाहिए। बेडिंग मटेरियल कुछ आप लगा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ को छोटे छोटे काट करके लगा सकते हैं, सावडस्ट वगैरह रख सकते हैं, है ना। और वो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, वो घर को डिसइंफेक्ट कीजिए किसी केमिकल से। मार्केट में बहुत तरह के केमिकल अवेलेबल है, ताकि वो जब बच्चे दे रहे हैं तो उस समय इन्फेक्शन फैले नहीं। तो इसका खास ध्यान रखना होता है। और ये जो शिफ्टिंग हम लोग करते हैं ये 2 से 3 दिन पहले, या साइंस अप्रोचिंग पार्चुरेशन जब दिखने लगे, जो हमने कुछ संकेत बताए थे बच्चे देने से पहले जानवरों में, अगर वो संकेत दिखने लगे तो उससे वो उसको जो काविंग पेन में जहाँ पे बच्चे देने का जगह आप लोग बना कर रखते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से वो दे सकें। लेकिन साव के केस में क्या होता है, सुकरी के केस में इनको 3 से 4 दिन पहले शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अच्छी तरह से वॉश करके उनके जो अंडर साइड जो स्किन होते हैं या बैक पोर्शन होते हैं उनको अच्छे से उसको अच्छी तरह से उसको पानी से या साबुन से उसको वॉश करने के बाद ही उनको फैरोइंग क्रेट में शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनको पशुओं को हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है, निगरानी करते रहना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, आसपास के वातावरण डिस्टर्ब ना हो, वो शांत हो, क्वाइट हो। क्या होता है कि अगर वो डिस्टर्बेंस किसी तरह का आएगा तो वो पार्चुरेशन को या बच्चे देने की जो प्रक्रिया है उसको पोस्टपोन्ड कर देती हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जो फिटस है, फिटस डिसाइड द डे ऑफ पार्चुरेशन, मतलब फिटस ही डिसाइड करता है कि किस दिन उनको बाहर आना है, क्योंकि कुछ फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिसके कारण से हम लोग कहते हैं। और मदर डिसाइड्स द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, अगर फिटस ने डिसाइड कर लिया कि आज हमको बाहर आना है तो वो मदर डिसाइड करती है कि सुबह में वो बच्चे देंगी या शाम को बच्चे देंगी, इस तरह से कहा जाता है। तो अगर ये अनडिस्टर्ब रहेगा इन्वायरमेंट तो वो क्या है, पोस्टपोन्ड कर देती है, वो बच्चे फिर नहीं देंगी। और इस तरह का फेनोमेना खास करके घोड़ी में ज़्यादातर होता है, डॉग में ज़्यादातर होता है, लेकिन गायों में भी या साव में भी होता है। तो साव जो हैं, जो सुकरी हैं, वो ज़्यादातर नाइट में प्रेफर करती हैं बच्चे देना, जब आसपास का इन्वायरमेंट जब शांत हो। सीप एंड गोट में ऐसा नहीं है, वो डे टाइम भी वो बच्चे दे देती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्वाइट होना चाहिए, इन्वायरमेंट शांत होना चाहिए, बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए। और ये गाय भी 24 आवर्स पीरियड कभी भी दे सकती हैं, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो हमें ख्याल रखना है, उनको निगरानी रखना है कि जब बच्चे दे रही हैं तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनको शांति से बच्चे देने दिया जाए। फिर अगर डिफ़िकल्ट बर्थ है तो उस समय का भी हमको ध्यान रखना है कि कोई डिफ़िकल्टी ना हो बर्थ देने समय, क्योंकि जब आप उसको ध्यान रखना है कि जब बच्चे दे रही हैं तो सबसे पहले उनका खुर जो पैर होता है वो बाहर आता है, उसके बाद उसका नोज दिखाई देता है। अगर पहले नोज ही दिखाई देने लगा या मुंह ही दिखाई देने लगा तो समझ जाए कि उसका पैर मुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इनका ध्यान रखना है कि वो नॉर्मल, हमने बता भी चुके हैं पिछले क्लास में कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पोस्चर क्या होता है। अगर इससे कहीं भी डेविएशन दिखाई दे रहा हो तो तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क करें। और साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन शुरू हो गया है और उसके बाद स्ट्रेनिंग शुरू नहीं हो रहा है, 12 घंटा तक ये रेस्टलेसनेस ही है उसको, तो ऐसे कंडीशन में आप समझ जाइए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन तो शुरू हुआ, लेकिन अब सेकेंड स्टेज में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तुरंत आपको किसी डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। गाय के केस में खास करके अगर सीप एंड गोट हैं, अगर ये आधे घंटे से कोशिश कर रही हैं बच्चे देने का, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो गया है और कोशिश कर रही हैं, बच्चे नहीं निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर फैरोइंग हो रहा है सुकरी के केस में, पीक के केस में, अगर हर 15 मिनट में बच्चे नहीं आ रहे हैं और किसी समय में अगर अंतराल 1 घंटा से ऊपर हो जाता है, मतलब आप समझ जाइए कि इसमें डिफ़िकल्टी है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। फिर
नेक्स्ट चलिए आते हैं, अब बच्चे देने के समय जो केयर था इतना हमने देख लिया। अब उसके बाद का केयर क्या करना है कि जब बच्चे दे दें उसके बाद कैसे उसका केयर करना है पशु का। तो सबसे पहले उसका हाइजीन का ख्याल रखें। हाइजीन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, फ्लैंक रीजन है ना, और टेल रीजन, ये सभी को गर्म पानी से धोना है। और गर्म पानी में भी क्या करना है कि थोड़ा सा एंटीसेप्टिक वाश करना है इसको, मतलब थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, एकदम थोड़ा सा 1-2 क्रिस्टल उसमें मिला देते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन बन जाता है उससे वाश कर सकते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नीम का पत्ता पानी में खौला सकते हैं और उस पानी को से फिर आप पशु को वाश कर सकते हैं। तो जो बच्चे देने के समय थोड़ा गंदगी हो जाती है उसके कारण से भी इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है, तो वो ठीक हो जाएगा। न्यूबॉर्न का आपका ध्यान रखना है बाय मदर्स जो ध्यान रखती है उसका भी ख्याल रखना है कि मदर अपने बच्चों को ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। जैसे क्या होता है कि जब वो बच्चे देती हैं तो बच्चे देने के बाद उसको लिक करती हैं, उसको चाटती हैं, ताकि क्या हो जाए कि वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। तो इसका एक साइंटिफिक एडवांटेज है कि जब तक वो लीक नहीं करेंगे तो थोड़ा सर्कुलेशन फास्ट नहीं हो पाता है। लीक करेंगी तो क्या होगा, उनको रिस्पायरेशन स्टिमुलेट करने में भी हेल्प मिलता है, सर्कुलेशन भी एस्टेब्लिश हो जाता है अच्छी तरह से। और क्या होगा कि जितने वो भींगा हुआ रहता है पानी से वो फिटस, तो वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है, तो हाइपोथर्मिया होने के भी चांसेस कम होते हैं। तो उनको करना चाहिए कि ऐसा वो गाय जो है कर रही कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आपको जो है उनको तुरंत आपको फिटस को ड्राई ऑफ करना है, उसको पोंछना है। एक्सपल्सन ऑफ द आफ्टर बर्थ, जो जेर होता है ना, जो झिल्ली होती है, जो जेर होता है, उस वो निकल रहा है कि नहीं समय पे, इसका भी ध्यान देना है। तो ये जो है फिटल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो यूजुअली जो एक्सपेल्ड होते हैं 3 to 8 आवर्स इन काउ और विद इन 1 आवर्स इन शीप एंड गोट। शीप एंड गोट में 1 घंटे के अंदर ही वो निकल जाते हैं। और कभी कभी ये क्या है कि गाय में थोड़ा समय लगता है 3 से 8 घंटा। लेकिन अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है, कब इसको बोलते हैं कि जेर रुक गया है या फंस गया है, यदि वो 12 घंटे तक उसमें निकले नहीं, उससे पशु के शरीर से बाहर 12 घंटे तक उसके अंदर ही है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जेर फंसा हुआ है, रुका हुआ है। तो इस समय क्या है कि आपको अच्छे तरह से केयर करने की ज़रूरत है। और चांसेस ऑफ फिटल मेम्ब्रेन जो होता है, रिटेंशन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन इज हायर, लगभग ट्वाइस होता है इन केस ऑफ इफ द न्यूबॉर्न डाई आफ्टर द बर्थ। अगर वो बच्चे जन्म ली हैं, अब जन्म के बाद ही तुरंत बच्चे मर गए हैं, तो उनमें ये रिटेंशन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो फिर दूध नहीं पी पाते हैं। सकलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे दूध पीते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे बॉडी में होता है, जिसके कारण से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको बाहर निकालता है। तो बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे तो ये फिनोमेना नहीं हो पाएंगे, तो उनमें चांसेस बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर पशु में कि वो रिटेंड हो जाए। तो इसका ध्यान रखना है। इंजेक्शन, आप कई बार देखते होंगे कि पशु बच्चे दिए, उसके बाद जेर गिराई, उसके बाद वो खा लेती है, तो उसका भी ध्यान रखना, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर वो पशु खा ली तो प्रोटीन इंडाइजेशन हो सकता है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और फाइनली वो मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूध कम देने लगती है, फिर आप परेशान होंगे। तो ध्यान देना है कि आपको जैसे ही वो जेर गिराती है, निकालती है, उसके बाद तुरंत उसको उठा करके कहीं पे अच्छे जगह पे गड्ढा करके उसको दबा दें उसको मिट्टी के अंदर, ताकि उससे अगर कुछ बीमारी फैलने वाली भी है तो न फैले। तो इसका खास ध्यान रखना है। केयर फॉर द फीड एंड वाटर, चारे और पानी की देखभाल जो है बहुत ही अच्छी तरह से इस समय करनी पड़ती है। आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा गर्म पानी या उसमें गुड़ घोल करके उसको पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसको एनर्जी मिलेगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हैं कि इस समय क्या है, उनको लैक्जेक्टिव जो आसानी से पच जाए और बाहर गोबर के रूप में बाहर आ जाए, उस तरह के फीड को दिया जाता है। जैसे ब्राउन मैश, इसको आप दे सकते हैं फर्स्ट 2 डेज आफ्टर पार्चुरेशन। इससे क्या हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत भी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर जो खाना खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाना खिला दिए, कंसनट्रेट राशन खिला दिए, तो उसी के कारण से कब्जियत हो सकता है और कब्जियत के कारण से फिर पशु को प्रॉब्लम हो सकती है। आप हरा घास भी थोड़े अमाउंट में खिला सकते हैं उनको। अगर
आप अच्छे से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या शुरुआत से ही लेकर के अच्छे से उनको खाना पीना दिए हैं, तो ये 2 दिन जो सिर्फ आप व्रेन खिला रहे हैं तो उससे, या चोकर जो खिला रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको दूध में प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरू से ही अच्छे से खाना पीना दिया है पशु को और वो हेल्दी है। अगर उसको कम दिए हैं तो फिर मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ गई, तो इसलिए पहले से ही पशु को खिलाते पिलाते रहना चाहिए, ताकि इस समय जब कॉन्स्टिपेशन को बचाने के लिए हम इस तरह के खाना देते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो। तो इसका खास ध्यान रखना है। अब इसके बाद 2 दिन के बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं ओट मिक्सचर ऑफ द ओट, सब मिला करके ओट, ब्रान एंड लिनसीड मैश ये सब देना शुरू कर सकते हैं, और सिर्फ ब्रान या सिर्फ चोकर ही नहीं खिलाना है, क्योंकि फिर इसको मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन भी आपको मेंटेन करके रखना है, तो आपको देना पड़ेगा। 2 दिन के बाद भी धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। और ये जो नॉर्मल डाइट है, जो नॉर्मल आहार है, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करके नॉर्मल आपको 15 दिन के भीतर ले आना है। बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो थोड़ा तेज़ी से बढ़ाना पड़ता है, कम दूध देने वाली गाय है तो धीरे धीरे आराम से 15 दिन के अंदर उसको नॉर्मल फीडिंग में ले आइए। नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन फिर डाउन हो सकता है, डाउन हो जाएगा। अब क्या है कि सौ की बात करें, अगर सुकरी की बात करें, तो ये क्या है कि इनको 1-2 दिन या 48 आवर तक ये खाना पसंद नहीं करती हैं, या बहुत थोड़ा खाना खाती हैं ये, तो इनका नॉर्मल हैबिट होता है। तो अगर बच्चे दे दी हैं, आप परेशान होंगे कि ये खाना नहीं खा रही है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी हैबिट होती है। तो फर्स्ट 2 डेज जो है 48 आवर्स तक बहुत थोड़ा खाना दीजिए, या बहुत देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके इनको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा इसमें मिल्क प्रोडक्शन तो क्या है कि बच्चे पिएंगे, और बच्चे पिएंगे तो डायरिया होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ड्रिंकिंग वाटर हमेशा उनके लिए फ्रेश पानी की व्यवस्था हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद है यूट्राइन डिस्चार्ज। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल यूट्राइन डिस्चार्ज आपको 14 से 18 दिन तक होता रहता है बच्चे देने के बाद, जिसको बोला जाता है लोचियल डिस्चार्ज। ह्यूमन के केस में लोचियल डिस्चार्ज बोलते हैं, एनिमल में सेकेंडस बोलते हैं इसको। तो ये यूट्रस क्या है कि अपने आप को क्लीन करता है, है ना, जो भी इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत बच गए हैं तो उसको क्लीन करके, या जो माइक्रोब्स अंदर गए हैं उसको क्लीन करके बाहर करता है, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को ये फिर तैयार कर सके। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये 20 दिन से ऊपर जा रहा है डिस्चार्ज, या किसी तरह का अबनॉर्मल डिस्चार्ज को मिल रहा है, दुर्गंध मिल रहा है इसमें, तब आपको केयर करने की ज़रूरत है, तब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय क्या है कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुला करके इसका इलाज कर सकते हैं। डिजीज का भी ध्यान रखना है। इस समय बच्चे देने के बाद मास्टाइटिस हमने पढ़ा चुके हैं, मास्टाइटिस और मिल्क फीवर जो है बहुत कॉमन होता है, साथ ही साथ अडर इडिमा भी, अब बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है तो उसमें होने की संभावना रहती है। तो इसका खास ख्याल रखना है। खास करके मिल्क फीवर के लिए जो क्रिटिकल पीरियड है वो 48 आवर्स बच्चे देने से पहले, और 48 आवर्स मतलब 48 घंटा बच्चे देने के बाद, इसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, और ख़ास करके जर्सी गाय में। तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे भी कि मिल्क फीवर में क्या होता है। मिल्क फीवर में फीवर नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा, उसमें टेम्परेचर और डाउन होता है, अभी हम आगे बताएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। मास्टाइटिस का कोई लक्षण दिखे, थन में कोई सूजन दिखे, दर्द हो उसको, या मिल्क में कोई अबनॉर्मल चेंजेज आ रहे हैं, है ना, उसमें पानी जैसा हो रहा है, फटाफट आ रहा है, तो ध्यान रखना है इसका, तुरंत इसका इलाज कराना है। और क्या करना है कि इसमें जब आप मिल्क फीवर से बचाने के लिए इनकम्प्लीट मिल्किंग कर सकते हैं, पूरा का पूरा दूध नहीं निकाल करके, चूँकि सारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इनकम्प्लीट मिल्किंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अर्टिकेरिया होने के चांसेस होते हैं प्रोटीन के ऑब्जर्वेशन से, तो इसका ध्यान देना है। एक्सेसिव एडिमा अगर हो गया तो हम बता चुके हैं कि इसका फ्रीक्वेंट मिल्किंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, और डायरेटिक्स का यूज किया जा सकता है, लेकिन डायरेटिक्स का यूज किसी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करना है। सस्पेंसरीज का भी आप या सपोर्ट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमने इमेज में भी दिखाया था। इसके साथ ही किसी तरह का अनड्यू एक्साइटमेंट गाय को नहीं होना चाहिए, या कोई भी पशु को नहीं होना चाहिए। अनयूजुअल हैपनिंग्स नहीं होनी चाहिए। उसको पार्चुरेशन के बाद अच्छी तरह से रेस्ट देना है, उसको शांत जगह में रखना है, ताकि वो पशु किसी तरह से, सभी तरह से स्वस्थ रहे, किसी तरह का उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम देख पाए इस व्याख्यान में, इस लेक्चर में, कि जो प्रॉपर केयर जो होता है ड्यूरिंग द पेरी पार्चुरेंट पीरियड, आपका बच्चे देने से पहले, बच्चे देने समय, बच्चे देने के बाद, ये हेल्थ के लिए
दोनों के लिए, पशु जो बच्चे दे रही हैं, जो माँ है और जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कितना ज़रूरी है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो डिलीवरी जो है आप सेफ करा सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं बच्चों को, माँ को भी, और अपने फार्म के प्रोडक्टिविटी जो भी आप उत्पाद ले रहे हैं उसको अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। और अगर ये उत्पाद अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ ये कुछ रेफरेंसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।